हाँ जी, इनकम टैक्स एंड एयर्स 12 स्टार्ट किया था कल हमने। हमने एक लॉजिक से स्टार्ट किया था कि भैया ये इंड एस क्या बताता है एक्चुअली, ठीक है ना। फिर लिखा तो हमने बहुत थोड़ा सा था आई थिंक। तो हमने कहा था देखो इसमें हमको जानना क्या होता है। इनकम टैक्स है तो एक तो करंट टैक्स होता है और एक डेफर्ड टैक्स होता है। करंट टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो हमको टैक्स देना पड़ रहा है वो करंट टैक्स हो गया। और अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में जो डिफरेंस है उसकी वजह से जो अराइज हो रहा है वो है डेफर्ड टैक्स। और ये अराइज क्यों होता है, ऐसे डिफरेंसेस की वजह से जो क्या हो सकते हैं फ्यूचर में वापस रिवर्स होते हैं। मतलब जैसे मैंने एग्जांपल लिया डेप्रिसिएशन का, मैं अकाउंट में डेप्रिसिएशन कुछ और तरीके से लगाता हूँ, इनकम टैक्स वाले कुछ और तरीके से लगाते हैं। ऐसे और भी आइटम होते हैं जैसे कि एक्रूड इंटरेस्ट। मैं तो इंटरेस्ट को ड्यू बेसिस पे रिकॉर्ड कर लूंगा अकाउंट में, बट इनकम टैक्स वाले तो ड्यू सिस्टम नहीं मानते ना, वो तो रिसिट सिस्टम मानते हैं, कैश बेसिस। ऐसे ही लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग, तो उसको मैं तो ड्यू बेसिस पे रिकॉर्ड कर लूंगा, इनकम टैक्स वाले तो एक्चुअली पे करूंगा तभी कंसिडर करेंगे। तो ये कुछ आइटम्स होते हैं जिसकी वजह से अलाउ तो वो भी करेंगे हम भी करेंगे, तो इसकी वजह से जनरेट होता है डेफर टैक्स एसेट्स और डेफर टैक्स लाइबिलिटीज। के बारे में हमने देखा था एक एग्जांपल से। करंट टैक्स कैलकुलेट करना आता है क्या? हाँ सर आता है, जब पीजीबीपी में हम लोग करते हैं वही करंट टैक्स होता है, और क्या, और तो कुछ है नहीं। अकाउंटिंग इनकम दिया हुआ रहता है, उसके अंदर जो डिसअलाउड ऐड कर दो, जो अलाउड है वो लेस कर दो। ओके, टैक्सेबल प्रॉफिट आएगा, करंट टैक्स आ जाएगा। डेफर्ड टैक्स पीएनएल अप्रोच कहाँ चला करता था, इंटर में चला करता था, AS 22 में चला करता था। बट हाँ, मैंने क्यों पढ़ाया फिर फालतू में, अरे उससे लॉजिक क्लियर होता है। वरना एक बात बताऊं, बैलेंस शीट अप्रोच से कहाँ समझ में आता है कुछ। बैलेंस शीट में तो अच्छा सर एसेट्स का ये बैलेंसेज है, कैरिंग अमाउंट एज पर अकाउंट और एज पर टैक्स रिकॉर्ड ये है, दोनों का डिफरेंस है, डिफरेंस का 30% कर दो, डीटीएल आ गया बैलेंस शीट में शो होने वाला। मुश्किल से समझ में आता है, नहीं आता है समझ में, वो रटने जैसा हो गया। बट हाँ अकाउंट उसका पीएनएल अप्रोच पढ़ोगे तो समझ में आएगा अच्छा कि डेप्रिसिएशन हमने बुक्स में 6000 चार्ज किया, इनकम टैक्स वाले 10,000 चार्ज कर दिए, तो इससे टैक्सेबल प्रॉफिट कम आ गया। टैक्सेबल प्रॉफिट कम आया तो आज गवर्नमेंट ने टैक्स कम मांगा। मैंने कहा आज तुम कम मांग रहे हो तो क्या होगा, फ्यूचर में तो ज्यादा मांगोगे कि नहीं मांगोगे, तो ये क्रिएट कर रहा है डेफर टैक्स लाइबिलिटी। और इसी वजह से देखो अकाउंट में अगर डेप्रिसिएशन कम चार्ज होगा तो अकाउंट्स में कैरिंग अमाउंट बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, अकाउंट में कैरिंग अमाउंट बढ़ जाएगा। और टैक्स वाले डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज कर रहे हैं तो टैक्स बेस वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो जाएगा और टैक्स बेस कम हो जाएगा। दिस वन कैरिंग अमाउंट ज्यादा रहेगा और टैक्स बेस कम रहेगा, इसीलिए जनरेट क्या हुआ, डीटीएल जनरेट हुआ। समझ में आया क्या, पक्का। तो वो जो अप्रोच है उसको अलग तरीके से बोल दिया गया और कुछ नहीं है। क्लियर, वो प्रॉफिट को देखता है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या है और टैक्सेबल प्रॉफिट क्या है, और ये बैलेंस शीट की वैल्यूज को कंपेयर करता है एसेट्स और लायबिलिटीज को। डन है ना। ओके, तो डीटीएल क्या हुआ सर, डीटीएल इन शॉर्ट अभी लिखेंगे ना, वापस लिखेंगे। डिटेल मतलब क्या हुआ सर, आज कम टैक्स देना पड़ रहा है लेकिन फ्यूचर में देना पड़ेगा, तो फ्यूचर लाइबिलिटी हुई ना, तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। ऐसा टैक्स लाइबिलिटी जो आज नहीं दे रहे, करंट टैक्स नहीं है, करंट ईयर में नहीं देना, डेफर्ड टैक्स फ्यूचर्स में देना है। और डेफर्ड टैक्स एसेट क्या होगा, ऐसा टैक्स का अमाउंट जो इनकम टैक्स वालों ने अभी मांग लिया, बट मेरे अकॉर्डिंग कब बनता है, बाद में बनता है। तो मैंने तो एडवांस दे दिया ना, देखा जाए तो वो मेरी एसेट हो गई, डेफर्ड टैक्स एसेट। इनकम टैक्स वाले कह रहे नहीं जी मुझे तो आज ही दे दो, मैं कह रहा हूँ भैया आज नहीं, मेरे अकॉर्डिंग बाद में। मतलब इसी का उल्टा होता, मान लो डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स 16,000 होता और एज पर इनकम टैक्स 10,000 ही होता, तो इनकम टैक्स वालों ने तो 10,000 ही केवल चार्ज करके मुझसे तो ज्यादा प्रॉफिट पे टैक्स ले लिया कि नहीं ले लिया, तो मेरे अकॉर्डिंग वो फिर वो डीटी हो जाता। डन, ओके सर। चलिए फिर आगे बढ़े, अब ये लिखवा देता हूँ पहले रूल्स, उसके बाद फिर मैंने ये जो लिखा है उसकी बात कर लेता हूँ। टैक्स एक्सपेंस, सर टैक्स एक्सपेंस क्या होता है, जो पीएनएल में हम रिकॉग्नाइज करते हैं टैक्स का खर्चा, वो टैक्स एक्सपेंस होता है। वो दो जन से मिलकर बनता है, दो आइटम से, करंट टैक्स और डेफर टैक्स। हालांकि डेफर टैक्स को प्लस भी किया और माइनस भी, क्योंकि डीटीएल भी हो सकता है और डीटीए भी हो सकता है, और कभी कभी डीटीएल का रिवर्सल या डीटीए का रिवर्सल भी तो हो सकता है, तो दिमाग में रखेंगे। करंट टैक्स जो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग करंट ईयर में आपको पे करना है टैक्सेबल प्रॉफिट पे। डेफर टैक्स क्या, जो डिफरेंसेस की वजह से अराइज हो रहा है, डेफर टैक्स एसेट्स और डेफर टैक्स लायबिलिटी। क्लियर है, हम लोग टेम्पररी डिफरेंस वर्ड यूज करेंगे, क्या, टेम्पररी डिफरेंस। इंटर वाले करते हैं क्या, टाइमिंग डिफरेंस, ठीक है ना। हम लोग क्या यूज करेंगे, इंडेक्स में क्या यूज कर रखा है, टेम्पररी डिफरेंस। ओके, इसके बीच में कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस के बीच में। कैरिंग अमाउंट क्या होता है सर, एज पर इंडेक्स जो आप बुक्स बना रहे हो उसमें बुक्स में एसेट का या लाइबिलिटी का वैल्यू क्या कहलाएगा, कैरिंग अमाउंट। और इनकम टैक्स रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग तुम्हारी एसेट और लाइबिलिटी का वैल्यू क्या चल रहा है, वो क्या कहलाएगा,
टैक्स बेस। है क्या? अभी फिर से मैंने तुमको एग्जांपल लेके फिर से समझाया एक और बार, ठीक है ना? वही वाली बात थी, ठीक है। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। लिखो हैशटैग, पहले क्या लिखा था? टैक्स एक्सपेंस, अब हैशटैग करंट टैक्स। करंट टैक्स, करंट टैक्स। सर करंट टैक्स के बारे में हम वैसे लिख चुके हैं क्या? यहाँ पे इट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल ऑन प्रॉफिट कैलकुलेटेड एज पर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो भी प्रॉफिट का कैलकुलेशन आएगा, उस प्रॉफिट पर जो भी गवर्नमेंट टैक्स डिमांड करेगा वो करंट टैक्स होगा। तो अभी क्या लिख लेते हैं? अब इसका जर्नल एंट्रीज लिख लेते हैं। लिखो जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट, to recognize current tax expense, to recognize current tax expense एंट्री होगा करंट टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, करंट टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू। इसके लिए तुम क्या क्रिएट करते हो? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। पता है ना तुमको कि प्रीवियस ईयर का टैक्स असेसमेंट ईयर में तुम देते हो, तो अपन लोग क्या करते हैं? प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट ईयर में जब पे करना होगा तो पे कर देंगे। तो करंट टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपकी क्या होगी? करंट टैक्स लायबिलिटी हो गई है। करंट टैक्स लायबिलिटी जिसका नेक्स्ट ईयर में पेमेंट हो जाएगा, असेसमेंट ईयर में। और ये करंट टैक्स एक्सपेंस किधर जाएगा? इसके लिए लिखवा देता हूं, करंट टैक्स एक्सपेंस is recognized in P&L और OCI, अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम। Accordingly, to the item on which it is created, तो ये करंट टैक्स का खर्चा किस इनकम पर आ रहा है? अगर वो इनकम तुमने P&L में शो कर रखी है तो करंट टैक्स का खर्चा भी P&L में शो होगा, और अगर तुमने वो इनकम OCI में डाल रखा है तो खर्चा भी OCI के अंदर जाएगा, ठीक है ना? कभी तुमको बैलेंस शीट दिखाएंगे इसके बाद, इस चैप्टर के बाद, तब तुमको अपने आप पता चल जाएगा। इधर जैसे सर दिखाओ एक बार, मैंने कहा ठीक है भाई, ये वाला बुक मैंने यहाँ पे नहीं कर रखा ना। भी देखते हैं। हाँ जी देखो, ये इंटर की बुक स्केड्यूल 3 पढ़ के आए हो तुम लोग? शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग P&L और बैलेंस शीट, बिल्कुल सर पढ़ के आए हैं ना? आधा ही पढ़ के आए हो तुम लोग, आधा मैंने पढ़ाया ही नहीं था, ठीक है ना? अरे अरे ऐसे ही भेज दिया हमको, हाँ हथियार लेकर लड़ने के लिए, बिल्कुल ठीक है ना? तुमको जो मैंने P&L बैलेंस शीट पढ़ाया था ना, वो पढ़ाया था एएस के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्वेश्चन किसके आ रहे हैं? एएस के। सिलेबस 16 में तो था ही उतना, 22 में बढ़ाया लेकिन अपन ने पढ़ाया नहीं। ओके अच्छा,
धोखा? अरे धोखा नहीं रे, आता ही नहीं है, तुम लोग फालतू परेशान होते हैं। स्केड्यूल 3 डिवीजन 1 ये तुम पढ़ के गए थे। स्केड्यूल 3 डिवीजन 1 ये तुम पढ़ के गए थे, हमें तो पता भी नहीं था ये डिवीजन 1 है क्या। ओके, स्केड्यूल 3 आप बोलते थे पार्ट 1 बैलेंस शीट, पार्ट 2 पी एंड एल, बस। स्केड्यूल 3 में भी डिवीजन 1 एएस के अकॉर्डिंग, ठीक है। पार्ट 2 पी एंड एल पढ़ा था तुम लोगों ने, और पार्ट 1 बैलेंस शीट भी पढ़ा था। वो फॉर्मेट तो तुमको पहले से आता है, अभी मैं उस फॉर्मेट की बात नहीं कर रहा क्योंकि हम लोग फाइनल में हैं। तो आप क्या करें? अब स्केड्यूल 3 डिवीजन 1 का बैलेंस शीट भी तो देख चुके हैं। हाँ सर, याद आ रहा है, ये सब लिखे थे, महान आत्मा, सारे फर्जी लोग, ठीक है। याद आ रहा है कुछ? हाँ सर, कुछ कुछ याद आ रहा है। प्रियांशी करिए सर, कुछ याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना? ठीक है प्रियांशी, कोई बात नहीं। ओके, फिर सर ये बैलेंस शीट था बहुत लंबा सारा, और उसके बाद बस आपने अपने नोट्स के क्वेश्चंस करवा दिए थे और हो गया था काम। बिल्कुल, और उसी में से मैंने सुना क्वेश्चन भी आ गया था इस बार। तो इस बार ही दिया था क्या तुमने? इस बार नहीं दिया था, इससे पहले। हाँ, खूब सारे क्वेश्चन है सर मॉड्यूल में, आप तो करने के लिए मना कर देते हो। बिल्कुल, किसके? इंटर के? ऐसा पर्टिकुलर डिपेंड करता है कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है, सारे ऐसे नहीं है कि मॉड्यूल के नहीं करने हैं। कब आएगा? ये रहा, इंट्रोडक्शन टू डिवीजन 2 स्केड्यूल 3, ये है तुम्हारे इंड एएस के अकॉर्डिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट, जिसकी हम आज तक बात करते हैं, ओसीआई वगैरह, और ठीक है ना। इसमें देखो पी एंड एल कैसा है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल इंड एएस के अकॉर्डिंग जो भी कंपनीज को अपने फाइनल अकाउंट्स तैयार करने हैं वो इसी तरीके से प्रिपेयर करता है। फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, नेम ऑफ द कंपनी, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल सेम वैसा ही है सर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वही है, अदर इनकम वही है, टोटल इनकम हो गया। एक्सपेंसेस में आपने कहा था सीपीसी ईएफडीओ, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, पी फॉर परचेजेस, सी फॉर चेंज इन इन्वेंट्री वही है सर, E for employee benefit expenses, F for finance cost, D for depreciation and amortization and O for other expenses, सब वही है सर, बिल्कुल वही है। टोटल एक्सपेंस आ गया, एक्सपेंसेस में से फिर इनकम में से एक्सपेंस लेस करेंगे, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आता था। एक्सेप्शनल आइटम लिखने के बाद प्रॉफिट बिफोर, आफ्टर एक्सेप्शनल हम बोलते थे बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी वगैरह, फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते थे, यहाँ पे गायब कर दिया, ठीक है ना। एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो वर्ड ही नहीं है, प्रॉफिट और लॉस क्या बोला, बस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स और आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम्स। और इसका टैक्स एक्सपेंस बात कर रहे हैं ना हम लोग, टैक्स एक्सपेंस की, बिल्कुल। टैक्स एक्सपेंस में क्या आता है, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। ओके, टैक्स एक्सपेंस दो पार्ट में होता है, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। और उसके बाद आ जाएगा क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये कौन सा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, जो बिजनेस चल रहा है। फिर क्या आता था, याद है, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। सर ये करंट टैक्स डेफर्ड टैक्स पहले भी लिखा हुआ आता था क्या? हाँ, पहले भी लिखा हुआ आता था। ओके, हम लोग बस कह देते थे पीवीटी लेस टैक्स, दैट इज पीएटी, लेकिन इनकम टैक्स हमने भी एस 22 पढ़ा है, ठीक है ना, तो उसमें करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स दोनों था, तो दोनों आता है फॉर्मेट में। फिर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, उसका टैक्स एक्सपेंस, और फिर आफ्टर टैक्स फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। नया क्या है जिसकी हम आज तक बात करते आ रहे थे, ओसीआई, अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम, ये रहा अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम। तो जितने आइटम्स आज तक अपन बात करते आ रहे हैं, जैसे रिवोल्यूशन रिजर्व वगैरह है, उसका गेन वगैरह है, वो किधर आता है, हमने कहा पीएनएल में अलग से दिखाया जाता है, किधर, ओसीआई में जाएगा, पीएनएल में नहीं जाएगा, ओसीआई में जाएगा, पीएनएल में जाएगा, ओसीआई में जाएगा, ये रहा वो ओसीआई, अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम। ओके, इसमें भी दो तरह के आइटम, मैंने कहा अभी लास्ट में पूरा खत्म होने के बाद ही लिस्ट लिखवा सकता हूँ, उसके पहले नहीं। तो आइटम दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू पीएनएल, ओसीआई में जाने वाले कुछ आइटम तो कभी वापस पीएनएल में नहीं जाएंगे, और कभी वापस क्या हो जाएंगे, विल बी रिक्लासिफाइड टू पीएनएल, उनकी भी अपनी अपनी लिस्ट है, अभी नहीं। लेकिन मैं यहां तुमको क्यों लेके आया हूं,
इनकम टैक्स। मैंने क्या कहा, करंट टैक्स कौन सा आइटम से रिलेट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जाएगा पीएनएल में या ओसीआई में। अगर इनकम पीएनएल से रिलेट कर रही है तो उसका करंट टैक्स भी पीएनएल अपर पार्ट इधर चला जाएगा, करंट टैक्स। और अगर पीएनएल इनकम ओसीआई से रिलेट कर रही है, अदर कंप्रेहेंसिव, जिसमें जनरली अनरियलाइज्ड गेन और लॉसेज आते हैं, तो अगर इनकम ओसीआई से रिलेट कर रही है तो उसके रिगार्डिंग इनकम टैक्स भी किधर जाएगा, ओसीआई के अंदर जाएगा। क्लियर है, अदर कंप्रेहेंसिव इनकम। ओके, तो कुछ नहीं है, पीएनएल के कुछ आइटम्स को उठा के किधर लिखा है, अदर कंप्रेहेंसिव इनकम में लिखा है, उसकी लिस्ट देख लेंगे हम लोग। अच्छा, फिर आ जाएगा दोनों को मिला के टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम, जो नॉर्मल कंटिन्यूइंग ऑपरेशन वाला है प्लस डिसकंटिन्यूइंग वाला है प्लस ओसीआई वाला है। ओके, और उसके बाद ईपीएस शो होता है, ईपीएस का भी इंडेक्स आपके इंटर में आ जाता है, बेसिक और डाइल्यूटेड। जिनके सिलेबस 22 था उन्होंने इंटर में पढ़ लिया है, जिनके सिलेबस 16 था उन्हें ये पढ़ने का मौका नहीं मिल पाया है, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है ईपीएस। तो बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस फॉर कंटिन्यूइंग, फॉर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, फिर ईपीएस दोनों का मिलाकर बेसिक और डाइल्यूटेड। बैलेंस शीट कैसे बनती है सर इंडेक्स की? बैलेंस शीट जब बनेगी ना, तब जब कभी हमें मिलेगी, रेयर केस में ना कभी कभार थोड़ा बहुत बनाना पड़ता है ना, बिजनेस कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर्स में, कंसोलिडेशन वाले चैप्टर्स में, तो एसेट्स पहले आएगा, इक्विटी लायबिलिटीज बाद में आएगा। एसेट्स जो पहले आएगा उसमें भी नाम देखो, पहला हेड नॉन करंट एसेट और दूसरा हेड करंट एसेट। सर पहले भी यही होता था, पहले नॉन करंट होता था फिर करंट होता था, बिल्कुल, बट इसकी जो सब हेडिंग्स है वो बदल गई हैं थोड़ी। नॉन करंट एसेट में हमारे सबसे पहले आता था क्या, वहां पर पीपीई आता था, इवन फिक्स्ड एसेट्स बोलते थे, जिसमें हम बोलते थे टेंजिबल, फिर इंटेंजिबल, फिर बोलते थे कैपिटल डब्ल्यूआईपी, और फिर बोलते थे इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। 4 आइटम आते थे फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आते थे, ठीक है, या यूं कहूं फिक्स्ड एसेट की बजाय पीपीई, पीपीई के अंदर टेंजिबल फिर इंटेंजिबल, ठीक है ना, ऐसा बोल सकते हैं। चलिए ओके, तो अभी इसको उन्होंने क्या बोल दिया, टेंजिबल को हम नाम क्या देते थे, पीपीई बोलते थे, फिक्स्ड एसेट में जो टेंजिबल आता था उसको नाम क्या देते थे, पीपीई। अब वो क्या हो गया, उन 4 नामों को अलग अलग दिखाया गया। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अलग से दिखा दिया, इंटेंजिबल एसेट्स यहां दिखा दिए, गुडविल अलग से दिखा दिया, अदर इंटेंजिबल एसेट अलग से दिखा दिया, कैपिटल डब्ल्यूआईपी जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है टेंजिबल एसेट्स, और इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। मतलब वो 5 नाम जो थे, मतलब जो 4 नाम थे उसको 5 में लिखा गया और सबका अलग अलग नाम लिखा गया। ऐसे नहीं, पहले तो क्या आता था, फिक्स्ड एसेट्स में आता था पीपीई, इंटेंजिबल, कैपिटल डब्ल्यूआईपी और इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। अगर याद हो तो, याद है क्या? कोई बात नहीं, अभी अलग अलग आएगा, पीपीई अलग आ जाएगा, बड़ा काम, अच्छा काम है, पीपीई को अलग दिखा दो। फिर ऐसा पीपीई जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हो उसको अलग दिखा दो। फिर गुडविल अलग से आएगा, गुडविल को अलग से रखा गया है। उसके अलावा कोई इंटेंजिबल एसेट है वो अलग से आ जाएगा, और इंटेंजिबल एसेट अभी अगर अंडर डेवलपमेंट फेज है, ये तो तुम जानते हो ना, इंडेक्स पढ़ चुके हैं, अंडर डेवलपमेंट फेज आया ना, इंटेंजिबल एसेट्स, रिसर्च फेज, डेवलपमेंट फेज, ओके, तो वो अलग से आएगा। तो 5 नाम हो गए। उसके बीच में क्या आ जाएगा, सी पॉइंट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये भी कभी ना कभी पढ़ा है अपन ने। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होता है, लैंड बिल्डिंग फॉर द कैपिटल एप्रिसिएशन, ठीक है ना। ओके, जो आपने रख रखा, मतलब मैंने बिल्डिंग खरीद रखी है, किसके लिए, वैल्यू बढ़ जाएगी, बेच दूंगा, डन। तो इसका अलग से हेड हो गया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। पहले कोई ऐसा कोई हेड नहीं था, एएस के अंदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कोई हेड नहीं है, उसमें तो बस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, करंट इन्वेस्टमेंट है, राइट। अच्छा, फिर इसमें एक और हेड अलग से क्या आया, बायोलॉजिकल एसेट्स अदर देन बेरर प्लांट। तो बायोलॉजिकल एसेट्स का अलग से हेडिंग बना के दिया इन्होंने, बायोलॉजिकल एसेट्स है वगैरह अदर देन बेरर प्लांट। बेरर प्लांट तो किस में आ जाएगा, पीपीई का पार्टी बन जाता है कि नहीं बन जाता है। ओके, तो बायोलॉजिकल एसेट्स अलग से दिखाओ तुम लोग, लिविंग एनिमल्स वगैरह वगैरह। ओके, उसके बाद फाइनेंशियल एसेट्स, अगला टॉपिक अपन वही पढ़ेंगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। उसमें अपन फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटीज को जानेंगे। फाइनेंशियल एसेट क्या, जैसे मैंने तुमको माल बेचा, तुम मेरा डेटर, ठीक है ना, तो डेटर क्या है मेरे लिए, फाइनेंशियल एसेट है। क्यों, क्योंकि तुमसे पैसा रिसीव होने का मेरे पास कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है कि नहीं है। जैसे अपन मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी आइटम नहीं पढ़ते थे, वैसा ही फाइनेंशियल एसेट, मॉनिटरी आइटम्स, ठीक है ना। तो पैसा रिसीव करना फिक्स है कि नहीं है, तो तुम मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट हो और मैं तुम्हारे लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी हूं। लोन लिया मैंने,
तो मैंने लोन लिया तो मेरी बुक्स में तुम फाइनेंशियल लायबिलिटी शो होगे और तुम्हारी एसेट में मैं फाइनेंशियल एसेट शो होऊंगा। क्यों? क्योंकि लोन लेऊंगा तब भी पेमेंट क्या है? फिक्स है। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है अपने को, मेरे को ऑब्लिगेशन है पेमेंट करने का, तुमको राइट है रिसीव करने का। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, तो फाइनेंशियल एसेट में क्या आया? इन्वेस्टमेंट। किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, शेयर्स में, डिवेंचर्स में, ये मेरा क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल एसेट। और वही चीज अगर मैंने इन्वेस्ट किया है तो दूसरी कंपनी ने क्या किए होंगे? डिवेंचर इश्यू किए होंगे, तो उसके लिए क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल लायबिलिटीज, बोरोइंग्स। ठीक है ना, फाइनेंशियल लायबिलिटीज, ये नई चीज आ गई है ना। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल्स मैंने कहा मेरे लिए डेटर्स फाइनेंशियल एसेट है, वहीं किसी और के लिए ट्रेड पेबल्स फाइनेंशियल लायबिलिटीज होगा। पहले ट्रेड पेबल्स और ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में आते थे, अभी भी करंट, सर ये तो नॉन करंट में आ रहे हैं। अरे पहले भी नॉन करंट में आते थे, लेकिन अगर मान लो कोई ट्रेड रिसीवेबल होता था जनरली तो वो करंट एसेट में ही आता था। फिर भी अगर चला के बोले कि ट्रेड रिसीवेबल जिसका पेमेंट आने वाला है 12 महीने बाद, तो हम उसको अदर नॉन करंट एसेट में लिख देते थे, अदर नॉन करंट एसेट में लिख देते। अभी उसके लिए अलग से जगह है, फाइनेंशियल एसेट। क्या है? फाइनेंशियल एसेट। अच्छा, ये करंट एसेट में भी होगा और नॉन करंट एसेट में भी। देखो नॉन करंट में भी है तो साथ साथ देखो करंट में भी है भाई। इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल्स, ये करंट में भी है। करंट मतलब विद इन 12 मंथ जिसका पैसा आ जाएगा, और जिसका 12 मंथ बाद आएगा वो नॉन करंट में आ जाएगा। अच्छा, लोन, मैंने 3 नाम लिए थे ना, ये एक लोन, और अगर मैंने लोन दिया है तो मेरा फाइनेंशियल एसेट हो गया, और अगर लोन लिया है, ठीक है ना, लोन लिया है तो मेरा फाइनेंशियल लायबिलिटीज हो जाएगा। इधर आ जाएगा लोन, बोरोइंग्स, बोरोइंग्स में आ गया ना लोन लेना, डिवेंचर्स भी इसमें आ गया और लोन भी इसी में आ जाएगा। समझ रहे हो? तो एक और हेडिंग इसका, मतलब कितने हेड हो गए सर? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नया आ गया, बायोलॉजिकल एसेट्स नया आ गया, ठीक है ना, और फाइनेंशियल एसेट्स नया आ गया। अच्छा, डेफर्ड टैक्स एसेट पहले भी था, डीटीए और अदर नॉन करंट एसेट पहले भी था। डन। तो मतलब सर जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हुआ करता था ना, उस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को किधर लिख दिया गया? अभी फाइनेंशियल एसेट के हेडिंग में डाल दिया गया है। ओके, तो सर उस टाइम में ना 5 हुआ करते थे फिक्स्ड एसेट्स, उसके सारे आइटम अलग अलग आ ही गए। उसके बाद आता था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, उस इन्वेस्टमेंट को आपने फाइनेंशियल एसेट में डाल दिया। फिर डीटीए आता था, डीटीए अलग से अभी भी लिख रखा है। फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज आता था, लोन्स को भी तुमने फाइनेंशियल एसेट्स में डाल दिए। कभी भी कॉन्ट्रेक्चुअल राइट हो तुमको पैसा रिसीव करने का, तो वो फाइनेंशियल एसेट में चला जाएगा। ओके, एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। अच्छा, ये अभी क्यों बता रहा हूँ सर इनकम टैक्स? अब आगे ये बात तो सुन लो, क्या दिक्कत है, पढ़ना तो है ही। अच्छा, डीटी और अदर नॉन करंट एसेट पहले भी थे, अभी भी है। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में क्या? करंट एसेट में हमारे सबसे पहले आता था करंट इन्वेस्टमेंट, एएस में। उस इन्वेस्टमेंट को तो फाइनेंशियल एसेट में डाल दिया। उसके बाद आते थे 3 नाम, स्टॉक, डेटर, कैश। तो स्टॉक फाइनेंशियल एसेट का पार्ट नहीं होता है, क्यों? क्योंकि स्टॉक को बेचेंगे तो कितना पैसा आएगा, कुछ फिक्स नहीं है, तो स्टॉक को अलग रख दिया। डेटर्स आते थे, ट्रेड रिसीवेबल्स, पैसा फिक्स है, कितना आना है, फाइनेंशियल एसेट का पार्ट बना लिया। कैश, कैश भी फाइनेंशियल एसेट का पार्ट है, फिक्स है ना, कैश में पढ़ाऊंगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, स्पेसिफिकली फाइनेंशियल एसेट होती है आपकी। ओके, फिर उसके बाद बैंक बैलेंस, कौन सा? अदर देन थर्ड अबव। थर्ड अबव मतलब हाँ, रेस्ट्रिक्टेड बैलेंस फॉर द स्पेसिफिक पर्पज, उसको अलग से हेडिंग दे दिया गया। भैया बैंक में पड़ा है, लेकिन है ना किसी स्पेशल पर्पज के लिए हमने उसको रोक रखा है, तो वो आ जाएगा। जैसे आईपीओ लगाते हैं 3 दिन के लिए ब्लॉक हो जाता है पैसा, तो वो अलग से दिखा दो। ठीक है, ओके, तो ये सब आ जाएगा। अच्छा, लोन दिया है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, पहले आता था शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अब उसको भी फाइनेंशियल एसेट में लिख दिया गया, क्योंकि उससे पैसा मिलना फिक्स है। ओके, फिर करंट टैक्स एसेट्स, जैसे कि अभी बताऊंगा एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स पे अभी तो मैंने लायबिलिटी क्रिएट किया, अभी कभी मैंने एडवांस में टैक्स दे दिया होगा, तो वो एडवांस टैक्स किधर आएगा? करंट टैक्स एसेट, उसकी अलग से जगह है। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये सब क्यों बता रहा हूँ? ये सब डीटीए वगैरह की बात आई थी, इसलिए डीटीए जनरेट करोगे इधर आ जाएगा। नेट क्यों लिखा है? क्योंकि डीटीए डीटीएल को नेट करके लिखा जा सकता है, डीटीए और डीटीएल को नेट करके लिखा जा सकता है। अच्छा, अदर करंट एसेट बस। अच्छा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज बाद में आएगा, उसमें भी हेडिंग्स देखो। पहली इक्विटी, पहले बोलते थे शेयर होल्डर्स फंड, अब नाम दिया इक्विटी। इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस, पहले बोलते थे रिजर्व एंड सरप्लस, अभी नाम क्या दिया? अदर इक्विटी। अभी नाम क्या दिया? अदर इक्विटी। ओके, फिर आती थी नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। उससे पहले वो एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, वो उड़ाई दिया।
ठीक है ना। अच्छा, लाइबिलिटीज में नॉन करंट लाइबिलिटीज में सर 4 हेडिंग हुआ करते थे पहले। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, तो बोरिंग्स को तो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में ले लिया ना, बोरिंग्स को तो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में ले लिया, क्योंकि पैसा कितना देना है, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, कितना पैसा देना है, वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी का पार्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद आता था सर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, तो डीटीएल के लिए अलग से हेडिंग बनाया हुआ है, अभी भी है। और क्या आता था सर, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आया करते थे, तो ये लो जी प्रोविजंस, ये लो जी प्रोविजंस। और क्या आता था, अदर नॉन करंट लायबिलिटी आता था, ये लो जी, ये वही है ना। बस बोरिंग्स को किसके हेडिंग में डाल दिया गया, फाइनेंशियल लायबिलिटीज के हेडिंग में डाल दिया गया। इवन ट्रेड पेबल्स अगर कोई हो 12 महीने से ज्यादा बाद में पैसा आएगा, उनको भी इधर लिख दिया है, ठीक है जी। नेक्स्ट, करंट लायबिलिटीज, सर करंट लायबिलिटीज में भी 4 नाम आते थे। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आता था, तो बोरिंग्स को तो फाइनेंशियल लायबिलिटी में इंक्लूड कर लिया है। और क्या आता था सर, ट्रेड पेबल आता था, ट्रेड पेबल को भी फाइनेंशियल लायबिलिटी में इंक्लूड कर लिया है, क्योंकि पैसा पे कितना करना है फिक्स है ना, तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी के अंदर आ गया। अच्छा, फिर आता था सर शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के लिए ये लो जी प्रोविजन का अलग से बना हुआ है, अदर करंट लायबिलिटीज के लिए अलग से बना हुआ है। करंट टैक्स लायबिलिटी ये नया आ गया ना, जैसे करंट टैक्स एसेट नया आ गया, वैसे ही करंट टैक्स लायबिलिटी भी नया आ गया। अभी मैंने देखा बताया ना, करंट टैक्स एसेट्स और करंट टैक्स लायबिलिटी, अभी अभी आपने एंट्री पास किया ना, करंट टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू करंट टैक्स लायबिलिटी इधर दिखाने का, करंट टैक्स लायबिलिटी को, डन है क्या। क्यों पढ़ाया, क्योंकि अपने बीच में आया, ठीक है ना। ओके, अभी विजुअलाइज हो सकता है ना, अभी अपन एंट्री पास करेंगे तो अपने को विजुअलाइज होगा कि अच्छा ये किधर किधर जाने का है, वरना समझ में ही नहीं आता, अच्छा सिर्फ लिख रहे होते अपन। अब ये पी&एल बैलेंस शीट का मामला भी एक बार का कंप्लीट है। अच्छा, डन, ओके सर। ये एक और स्टेटमेंट मुझे आपको ऐसा दिखाना है, इसको रोटेट करना पड़ेगा वैसे तो। अदर इक्विटी वाला बहुत बड़ा बनने लग गया, हालांकि हमको बनाना नहीं है, बस समझ लेना है हमको, हमारे को ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं। पहले जैसे आता था ना पी&एल बैलेंस शीट बनाओ, अभी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि पी&एल बैलेंस शीट बनाओ, बस ध्यान में रखना है। अदर इक्विटी में देखो, वो जो शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट था ना, वो किधर गया, अदर इक्विटी में आ गया। वो किधर आ गया, अदर इक्विटी में आ गया। अभी अदर इक्विटी तुमको समझना थोड़ा, चलो मैं बाद में समझा दूंगा। रिजर्व एंड सरप्लसेस किधर आ गए हैं, अदर इक्विटी में आ गए हैं। और वो जो ओसीआई है ना, ओसीआई अदर कंप्रेहेंसिव इनकम वाला पार्ट, इधर इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है हर्ष, डन। चलिए, तो समझ में आएगा, थोड़ा थोड़ा समझ में आया ना, एक बार देख लिया तो अभी वापस दिखाऊंगा कभी तो काम आ जाएगा। चलो अब अपन आते हैं वापस सीएफआर। सर ये भी तो सीएफआर ही था, बिल्कुल सर। इसके आप हमको नोट्स दे दोगे क्या अलग से, हाँ, ये पी&एल बैलेंस शीट तुमको अलग से दे दिया जाएगा, बिल्कुल ना। एक नाम आया था करंट टैक्स लायबिलिटी, उसको दिखाने के लिए किधर किधर पहुंच गए। अभी समझ में आया करंट टैक्स लायबिलिटी किधर आएगा। हाँ सर, लायबिलिटी साइड में, करंट लायबिलिटीज में अलग से हेडिंग है करंट टैक्स लायबिलिटी की, हम वहां दिखा देंगे। और करंट टैक्स एक्सपेंस किधर आएगा, अगर पी&एल के आइटम के लिए होगा तो पी&एल के साथ लेस टैक्स होगा, और अगर ओसीआई का आइटम हुआ तो ओसीआई से रिलेटेड इनकम टैक्स जहां लेस हो रहा था पी&एल में वहां लेस होगा। दिखा था ना तुम लोगों ने, हाँ सर देखा था, भूल गई दिखाऊं वापस, नहीं नहीं ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री, टू रिकॉग्नाइज एडवांस टैक्स, टू रिकॉग्नाइज एडवांस टैक्स पेड। तो जब आप एडवांस टैक्स पे करोगे तो एंट्री करोगे एडवांस टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, एडवांस टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और साल के एंड में जो भी एडवांस टैक्स होगा उसको किधर दिखाओगे, करंट टैक्स एसेट में, करंट टैक्स एसेट में। और इसकी भी हेडिंग मैंने तुमको दिखाई थी, करंट एसेट्स में अलग से हेडिंग है करंट टैक्स एसेट। आया समझ में, बिल्कुल सर।
अब लिखो हैशटैग डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स के लिए भी कल लिखवाया था थोड़ा तो, कि टेम्परेरी डिफरेंस की वजह से अराइज होता है, और टेम्परेरी डिफरेंस किसके बीच में, बिटवीन द कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस। चलिए फिर से लिखते हैं। डेफर्ड टैक्स as per Ind AS balance sheet approach is used to calculate deferred tax. Deferred tax. Deferred tax is calculated on temporary differences between carrying amount and tax base of assets and liabilities. Carrying amount of assets and tax base of asset, and carrying amount of liabilities and tax base of liabilities. जो डिफरेंस होगा उस पर कैलकुलेट किया जाएगा डेफर्ड टैक्स। सर कैरिंग अमाउंट क्या होता है? अगेन लिख लो, कल भी लिखा था। कैरिंग अमाउंट क्या था बताओ? हाँ जी, मीन्स बैलेंस ऑफ relevant asset and liability in books as per Ind AS. तो अकाउंट में जो तुम अकाउंटिंग कर रहे हो उसके बाद जो तुम्हारा बुक वैल्यू बच रहा है, एसेट्स और लायबिलिटीज का क्लोजिंग बैलेंस बच रहा है, या बैलेंस शीट की डेट को जो भी बैलेंस बच रहा है, दैट इज द कैरिंग अमाउंट। टैक्स बेस क्या होता है सर? टैक्स बेस मींस amount of relevant asset or liability asset and liability that would appear in income tax balance sheet. तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो तुम डेटा प्रिपेयर करते हो कि डेप्रिसिएशन चार्ट वगैरह पूरा बनाते हो, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अलग बनता है, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग अलग बनता है पूरा, जब तुम पूरी रिपोर्ट्स तैयार करोगे तब। तो इनकम टैक्स बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग जो भी तुम्हारा एसेट और लायबिलिटीज का बैलेंस होगा वो कहलाएगा टैक्स बेस।
और इनकम टैक्स बैलेंस शीट मतलब वही इनकम टैक्स एक्ट को फॉलो करते हुए। ओके, नेक्स्ट सर, ये टेम्परेरी डिफरेंस क्या होते हैं? टेम्परेरी डिफरेंस, और इससे क्या होगा? टेम्परेरी डिफरेंस is the difference between carrying amount and tax base. Carrying amount and tax base. It leads to additional payment of tax. Additional payment of tax or saving of tax in future. ये ऐसे डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से क्या होगा, फ्यूचर में या तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा या फ्यूचर में क्या होगा, टैक्स सेविंग होगा। फ्यूचर में ज्यादा क्यों देना पड़ेगा, अभी कम दिया तो फ्यूचर में ज्यादा देना पड़ेगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ओके, और फ्यूचर में सेविंग होगा, इसका मतलब अभी तुमने ज्यादा दे दिया, डेफर्ड टैक्स एसेट, तो फ्यूचर में तुमको कम देना पड़ेगा, डीटीए। तो ये जनरेट क्या है, इसकी वजह से, इन डिफरेंसेस की वजह से जनरेट क्या होगा, या तो फ्यूचर में ज्यादा डिफरेंस टैक्स देना पड़ेगा या फ्यूचर में कम टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट है, टू टाइप्स ऑफ टेम्परेरी डिफरेंसेस आर, टू टाइप्स ऑफ टेम्परेरी डिफरेंसेस आर, क्या क्या है? दो तरह के टेम्परेरी डिफरेंसेस। एक तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, टीटीडी जिसको शॉर्ट में बोल सकते हो आप, और एक डिडक्टेबल, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, ओके सर। टैक्सेबल डिफरेंट टेम्परेरी डिफरेंस कब जनरेट होगा? इट जनरेट्स it generates when first carrying amount of asset, carrying amount of
asset is greater than tax base of asset. Carrying amount of asset is greater than tax base of asset. अगर आपका अकाउंट के अकॉर्डिंग, इंडियस के अकॉर्डिंग एसेट का वैल्यू ज्यादा आ रहा है और टैक्स के अकॉर्डिंग एसेट का वैल्यू कम आ रहा है, तो ये हमारे लिए टैक्सेबल डिफरेंस क्रिएट करके देगा. एंड और कब जनरेट होगा? सेकेंड, कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, carrying amount of liability is less than tax base of liability. Tax base of liability तब जनरेट होगा. तो एसेट का कैरिंग अमाउंट अगर ज्यादा हुआ तब टैक्सेबल डिफरेंस आएगा, और लाइबिलिटी का कैरिंग अमाउंट अगर कम हुआ तब टैक्स डिफरेंस जनरेट होगा. ये अपने को याद कर लेना है. ओके, फिर उसके बाद ऐसा हुआ अगर, तो क्या होगा? इट लीड्स टू additional payment of tax in future. Additional payment of tax in future. It leads to additional payment of tax in future. अगर टैक्सेबल डिफरेंस अराइज हो रहा है, इसका मतलब फ्यूचर में आपको क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा. So DTL, deferred tax liability, is created. So deferred tax liability is created on taxable temporary difference. So DTL is created on taxable temporary difference. Okay. हमने यही वाला एग्जांपल पढ़ा है 2 बार कल. कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ एसेट. तो अगर ऐसा होगा तो कौन सा डिफरेंस जनरेट होगा? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस जनरेट होगा, और इट क्रिएट्स डीटीएल. और लॉजिक से मैंने बताया था प्रॉफिट के बेसिस पे कि एसेट का वैल्यू ज्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुआ. कम चार्ज हुआ इसका मतलब इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन का खर्चा ज्यादा चार्ज हुआ. ज्यादा खर्चा चार्ज हुआ इसका मतलब टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो गए. तो गवर्नमेंट अभी कम टैक्स मांग रही है. अभी कम मांगेगी तो क्या होगा? फ्यूचर में तो देना पड़ेगा ना. डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी. डन. ओके, चलिए उसके बाद डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस के लिए लिखते हैं. इट जनरेट्स व्हेन, ये कब अराइज होगा? इट जनरेट्स व्हेन फर्स्ट कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट, ऑब्वियसली उल्टा होगा. एक को याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा. टैक्सेबल को याद रखना. कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज लेस देन टैक्स बेस ऑफ एसेट. Carrying amount of asset is less than tax base of asset. एंड की जगह वैसे और वर्ड लिख लेना चाहिए ना, समझ जाओगे. अपने को इतना दिमाग नहीं लगाना. और मतलब इन दोनों में से कुछ भी सिचुएशन हुआ तब होगा. ये लो. और या फिर दूसरा क्या? कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी. कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी is greater than tax base of liability. Tax base of liability. इसका एग्जांपल देखें तो जरा, अगर
कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटी। जैसे इंटरेस्ट पेबल है, बोनस पेबल है, कोई खर्चा आउटस्टैंडिंग है, अकाउंट वाले तो हैंड टू हैंड उसको लायबिलिटी बुक कर लेते हैं। इनकम टैक्स वाले क्या कहते हैं, जब पे करोगे तो खर्चा मान लेंगे, इसका मतलब उनके अकॉर्डिंग टैक्स बेस होता ही नहीं है, उनके अकॉर्डिंग वो लायबिलिटी है ही नहीं ना, उनके अकॉर्डिंग वो लायबिलिटी है ही नहीं। टैक्स वाले कहते हैं कौन सी लायबिलिटी, जब पे करो तब मान लेना, खत्म बात। कैश सिस्टम चलता है उनके तो हमारे तो बुक्स में वो लायबिलिटी शो हो रही है, हमने तो उसको खर्चा दिखाया है कि नहीं दिखाया, हमने खर्चा दिखाया। इसका मतलब हमारे तो प्रॉफिट कम आ रहे होंगे, लेकिन इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग तो प्रॉफिट क्या आ रहे होंगे, ज्यादा आ रहे होंगे, क्योंकि इनकम टैक्स ने आज उसको खर्चा नहीं माना है। प्रॉफिट ज्यादा हो रहे तो हमको टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इट क्रिएट्स डीटीए, इट क्रिएट्स डीटीए। तो इसको बोला डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस, और डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस क्या जनरेट करके देगा, डीटीए जनरेट करके देगा। समझ में आ रहा है। एक्चुअली लॉजिक पे जाने के लिए अपने को वही AS22 पे जाना पड़ता है, और ये तो सिर्फ एक रटने वाला काम हो गया कि हाँ भैया कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट ज्यादा है तो डीटीएल होगा, कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी कम है तो डीटीएल होगा, लेकिन इसका ऑपोजिट हुआ तो डीटीए क्रिएट होगा। डन, चलिए ओके। कभी अटक जाओ तो वही लॉजिक से चले जाना, ठीक है ना, कि अगर प्रॉफिट पे टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है अभी तो डीटीए होगा, अभी प्रॉफिट पे टैक्स कम देना पड़ रहा है तो डीटीएल होगा। ठीक है, चलिए फिर इट लीड्स टू, और प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो बार बार करोगे ना तो रट जाएगा। इट लीड्स टू सेविंग ऑफ टैक्स इन फ्यूचर। फ्यूचर में नहीं देना पड़ेगा, टैक्स कम देना पड़ेगा। गवर्नमेंट तुम आज ले लोगे तो क्या हो गया, तुमने आज खर्चा नहीं माना तो क्या हुआ, तुम आगे खर्चा मानोगे, जिस दिन मैं पे कर दूंगा उस दिन मैं खर्चा नहीं मानूंगा, तो अपने आप मेरा टैक्स बच जाएगा। इट लीड्स टू सेविंग ऑफ टैक्स इन फ्यूचर, सो DTA is created. So DTA is created on deductible temporary difference. DTA is created on deductible temporary difference. समझा? ओके, हाँ अब समझ में आया सर कल से आप क्या क्या बोले जा रहे हो। ठीक है जी, डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस, अब ये सॉर्ट आउट हो गया, करना क्या है पता चल गया, बस इतना सही है। हाँ एक्चुअली तो करंट टैक्स है और डेफर टैक्स है, बस तो समझाने में टाइम लग जाता है तो इतना सही गेम। और इंडेक्स में तो रटने वाला सा काम है, बस रट लिया हो गया काम। इनकम टैक्स में फिर भी दिमाग लगाना पड़ता है, ज्यादा दिमाग लगता है उसके अंदर, क्योंकि कॉन्सेप्ट है तो दिमाग तो लगेगा। रटने में कौन सा दिमाग लगता है, रटने में तो बोल दिया भैया कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट ज्यादा है, डीटीएल बना दो, कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी कम है, डीटीएल बना दो, बस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। थोड़े आज देख लेते हैं, थोड़े कल देख लेंगे। सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, इसको समझने के लिए टैक्सेबल डिडक्टिबल टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस और डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस को समझने के लिए, उस पर डीटी और डीटीएल को समझने के लिए सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। फर्स्ट, A Limited purchased A Limited purchased a PPE costing rupees 60,000, 60,000. Depreciation is charged at the rate 20% per annum on SLM basis, on SLM basis in books, in books मतलब अकाउंट बुक्स।
depreciation is charged at the rate 25% per annum on SLM basis in income tax tax rate is 30%. Tax rate is 30%. हाँ जी, अब कैसे होगा इसमें, कब डीटीए डीटीएल, क्या सीनेरियो है सर, कितने साल का? अगर अकाउंट की बात की जाए तो 5 सालों में एसेट क्या हो जाएगी, डेप्रीशिएट हो जाएगी, और इनकम टैक्स की बात की जाए तो 4 सालों में एसेट डेप्रीशिएट हो जाएगी। सर वही वाला एग्जांपल फिर से, हाँ वही वाला एग्जांपल फिर से, बस एसेट की कॉस्ट बदल दी मैंने। ओके, तो इसमें क्या करोगे, इसको हम पूरे 5 साल के लिए सॉल्व कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, वही ईयर कर रखा है हमने 5, तो पूरे 5 तक करो ना, क्या दिक्कत है। ईयर 1 2 3, अब तो तुम भी बता पाओगे, 4 और 5। कैरिंग अमाउंट कितना, फर्स्ट ईयर के एंड में जब तुम देखोगे तो कैरिंग अमाउंट कितना मिलेगा तुमको, कैरिंग अमाउंट मतलब एज पर अकाउंटिंग बुक्स 20% लगेगा डेप्रिसिएशन, तो 60,000 पे 20% कितना, 12,000। 60 माइनस 12 कितना, 48। फिर 12,000 डेप्रिशिएट हो जाएगा तो 36। फिर 12,000 डेप्रिशिएट हो जाएगा तो कितना, 24,000। फिर 12,000 डेप्रिशिएट हो जाएगा तो 12,000, और फिर 12,000 डेप्रिशिएट हो जाएगा तो निल। टैक्स बेस कितना, टैक्स बेस, टैक्स बेस मतलब एज पर इनकम टैक्स। एज पर इनकम टैक्स में क्या होगा, 25% लग रहा है, तो 25% लग रहा है, तो 60,000 का 25% कितना होता है, 15,000। ओके, तो 60,000 माइनस 15, 45। फिर और 15 लेस किया, 30। फिर और 15 लेस किया, 15। फिर और 15 लेस किया, 0। ये हो गया टैक्स बेस के अकॉर्डिंग। अब इस पर क्या जनरेट होगा, डीटीडी या टीटीडी, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस या डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस। तो बताओ डिफरेंस जो है टेम्परेरी डिफरेंस वो क्या है, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ एसेट। वही वाला एग्जांपल फिर से, हाँ रट जाए, एक तो रट जाए। कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ एसेट, क्या करोगे, डीटी, क्या बोला, डिडक्टिबल या टैक्सेबल, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस, अगेन टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। 2015 से ज्यादा, अगेन कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। अगेन कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। और यहां पर नो डिफरेंस। और टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस क्या जनरेट करता है, क्रिएट क्या करता है, डीटीएल। ओके, तो अभी मैं डीटीएल बता सकता हूं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। और वो डीटीएल किधर आएगा, पहले बैलेंस शीट वाला आता है कि पीएनएल वाला आता है, सर बैलेंस शीट के डेटा को यूज करते हुए तो बैलेंस शीट का ही आएगा ना, मतलब क्लोजिंग डिटेल अपने को पता चलेगा, क्लोजिंग डिटेल। तो डिटेल इन बैलेंस शीट, डिटेल इन बैलेंस शीट कितना आएगा, सर जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस कितना अमाउंट, 3,000। 3,000 का 30%, 3,000 का 30%, 3,000 टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस हो गया, उसका 30% कितना, 900। ओके, फिर उसके बाद टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस कितना, 6,000।
6000 का 30% कितना, 1800। फिर डिफरेंस कितना, 24 माइनस 15, 9000। 9000 का 30% कितना, 2700। तो बैलेंस शीट में डेफर टैक्स लायबिलिटी पता है ना, अब तो बैलेंस शीट में किधर आता है, डीटीएल, नॉन करंट लायबिलिटीज में आएगा सर, डीटीएल का अलग से हेडिंग है, डेफर टैक्स लायबिलिटी। 12 माइनस नील, 12000 डिफरेंस है, और 12000 का 30%, 3600 होता है ना, 3600। ओके, और फिर से डिफरेंस है ही नहीं, तो अब फिफ्थ ईयर के एंड में इस आइटम की वजह से तो कोई डीटीएल जनरेट, डीटीएल शो नहीं होगा। नाउ डीटीएल इन पीएनएल बोले कि पीएनएल में कितना आएगा, पीएनएल में भी था ना करंट टैक्स और डेफर टैक्स, याद आया, टैक्स एक्सपेंस, तो वहां पे डीटी डेफर टैक्स कितना आएगा, तो आता है क्लोजिंग डीटीएल माइनस ओपनिंग डीटीएल, बैलेंस शीट में जो कितना क्लोजिंग होगा माइनस ओपनिंग। तो सर इस बार क्लोजिंग तो कितना है, 900 है, फर्स्ट ईयर के एंड में डीटीएल का लायबिलिटी बैलेंस शीट में 900। ओपनिंग में क्या था सर, ओपनिंग में कुछ नहीं था, क्यों, ओपनिंग में अगर आपने पहली बात तो इस साल एसेट खरीदा तो ओपनिंग का कोई डेटा रिकॉर्ड है ही नहीं। अच्छा ओपनिंग का होता है तो भी स्टार्टिंग का कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस तो सेम होता है ना, स्टार्टिंग का कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस तो सेम होता है, शुरू तो दोनों ही 60,000 से ही हुए थे, तो दोनों सेम होता है, तो कोई डीटीएल, कोई डिफरेंस था ही नहीं, तो ओपनिंग क्या रहेगा, निल, ओपनिंग क्या रहेगा, निल। स्टार्टिंग में तो कोई डिफरेंस होता ही नहीं ना, स्टार्टिंग तो सेम बराबर 60-60 से ही चालू हुए थे, 900 माइनस 0, 900। फिर सेकेंड ईयर के एंड में डीटीएल बता रहा है बैलेंस शीट में 1800, ओपनिंग में कितना था 900, तो इस बार पीएनएल में कितना जाएगा 900। थर्ड ईयर के एंड में बैलेंस शीट में बता रहा है 2700, और थर्ड ईयर के बिगिनिंग में कितना था 1800, तो पीएनएल में जाएगा 900। 3600 बैलेंस शीट में है, शुरुआत में था बैलेंस शीट में 2700, तो पीएनएल में कितना जाएगा 900। और फिफ्थ ईयर में निल था, फिफ्थ ईयर के एंड में डीटीएल निल है, लेकिन फिफ्थ ईयर की शुरुआत में कितना था 3600, इसका मतलब 3600 क्या हो जाएगा, रिवर्सल हो जाएगा, डीटीएल रिवर्स हो जाएगा। रट गया है सर हमको, ये वाला एग्जाम्पल आने तो दो आप एग्जाम में, यूं छापाएंगे ऐसा। आई होप अब तक जो पढ़ाया आपको अभी समझ में एकदम बढ़िया से आ चुका है। अब मैं वो पीएनएल अप्रोच की बात ही नहीं करने वाला, वो समझा दिया बस एक बार लॉजिक से कि थोड़ा सा दिमाग में सेट हो जाए। रटवाना होता तो मैं डायरेक्ट ही ऐसे ही करवा सकता, रटवाना होता तो मैं चालू इधर से ही करता, सिर्फ इतना सा, यहाँ से ही चालू करते और काम हो जाता, फिर अपना रट लिया, 4 आइटम रट लिए, ये टैक्सेबल होता है, ये डिडक्टिबल होता है, खत्म बात। लेकिन अब समझ में आया पूरा, किधर बैलेंस शीट में जाएगा, किधर पीएनएल में जाएगा, उसका इफेक्ट वगैरह, करंट टैक्स का किधर जाएगा, डेफर टैक्स का कैसे जाएगा, करंट टैक्स एसेट भी होता है, करंट टैक्स लायबिलिटी भी होता है बैलेंस शीट में, डेफर टैक्स एसेट भी होता है, डेफर टैक्स लायबिलिटी होता है बैलेंस शीट के अंदर, सबके लिए प्रॉपर अलग अलग हेडिंग्स हैं, ठीक है ना। पीएनएल में भी, बैलेंस शीट में था, पीएनएल में भी करंट टैक्स अलग होता है और डेफर टैक्स अलग होता है, पीएनएल के आइटम के लिए अलग होता है, ओसीआई के आइटम के लिए अलग होता है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लिख लेते हैं आज के लिए, एग्जांपल नंबर 2। पीपीई कॉस्टिंग 1,00,000, इस बार डेप्रिसिएशन, पिछली बार हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट्स में कम लिया था, इस बार अकाउंट्स में ज्यादा ले लेते हैं। डेप्रिसिएशन 25% इन बुक्स, अकाउंटिंग बुक्स है ना, एज पर इंड एयर्स, और 20% ले लेते हैं इन इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स, या एज पर इनकम टैक्स एक्ट। टैक्स रेट वही 30%,
टैक्स रेट वही 30%। सॉल्यूशन, ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 5 साल में हो जाएगा ये भी। हाँ सर वही 20% तो लिया आपने, तो 5 साल में पूरा डेप्रिशिएट हो जाएगा। अच्छा आपने लिखा नहीं एसएलएम, मान लेना एसएलएम, एसएलएम यहाँ लिख देता हूँ, डेप्रिशिएशन एसएलएम। ओके, कैरिंग अमाउंट कितना, कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट सर, कैरिंग अमाउंट तो एज पर बुक्स होता है ना, अकाउंटिंग बुक्स, हाँ 25% डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो फर्स्ट ईयर के एंड में वैल्यू कितना बचेगा, 75,000, फिर 50,000, फिर 25,000, और ये 25,000 भी खत्म हो जाएगा निल। ओके, टैक्स बेस देखते हैं, टैक्स बेस 20% लग रहा है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, तो 1 लाख पे 20% लगा 80,000, फिर 20,000 और लगा 60,000, फिर 20,000 और लगा कितना 40, फिर 20,000 और डेप्रिशिएशन 20, और 20,000 में और डेप्रिशिएशन लग जाएगा कितना 0, निल। ओके, फिर उसके बाद अब डिफरेंस देखेंगे, टैक्सेबल है या डिडक्टेबल है। सर कैरिंग अमाउंट इज लेस देन कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट, पीपी क्या है, एसेट है, ध्यान रखना। कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज लेस देन टैक्स बेस, तो क्या होगा, ये डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस जनरेट करके देगा। अगेन डिडक्टेबल, अगेन डिडक्टेबल, अगेन डिडक्टेबल, और लास्ट में नो डिफरेंस। तो ये डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस हमारे लिए क्या क्रिएट करेगा, डीटी ए क्रिएट करेगा, डेफर्ड टैक्स एसेट, डीटीए। इन बैलेंस शीट कितना शो करोगे, डेफर्ड टैक्स एसेट बैलेंस शीट में डिफरेंस कितना, 5,000, 5,000 का 30% कितना 15 से होगा ना, हाँ। और फिर 10,000, 10,000 पे 30%, 3,000, फिर 15,000 का 30%, 4,500, और फिर 20,000, 20,000 का 30% कितना 6,000, और लास्ट में कुछ नहीं, बैलेंस शीट में डीटीए शो नहीं होगा। सो डेफर्ड टैक्स एसेट का अमाउंट पीएनडल में कितना जाएगा, पीएनडल में। अच्छा, डेफर्ड टैक्स एसेट आपके टैक्स एक्सपेंसेस को कम कर देगा। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपके टैक्स एक्सपेंस को बढ़ाते हैं ना, कि करंट टैक्स लायबिलिटी इतना है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इतना है, दोनों ऐड होते हैं कि नहीं होते हैं। लेकिन अगर करंट टैक्स लायबिलिटी है लेकिन डेफर्ड टैक्स एसेट है, तो डेफर्ड टैक्स एसेट से आपका टैक्स एक्सपेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। मतलब सर क्या बोल रहे हो, अरे इधर बोला ना, इधर ये जो टैक्स एक्सपेंस है ये वाला, अगर करंट टैक्स लायबिलिटी हुआ, टैक्स एक्सपेंस मतलब खर्चा है ना। अब खर्चा है तो क्या होगा, अगर करंट टैक्स लायबिलिटी हुआ, करंट टैक्स लायबिलिटी ऑब्वियसली करंट टैक्स पे होगा ना। करंट टैक्स किस पे होगा, करंट ईयर की इनकम पे, एज पर इनकम टैक्स एक्ट। और अगर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हुआ तब तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और करंट टैक्स लायबिलिटी दोनों ऐड हो गई, टैक्स एक्सपेंस आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल। लेकिन अगर एसेट हुआ तो क्या होगा, अगर डेफर्ड टैक्स एसेट हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, करंट टैक्स लायबिलिटी माइनस डेफर्ड टैक्स एसेट। ओके, चलिए सर ये आपने ना कल भी तो बताया था,
डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ऐड होगा, ये वाली चीज कहाँ बताई थी? वो एग्जाम्पल करवाया था ना सर आपने सबसे पहला वाला समझाने के लिए, वहां पे देखो आप 50,000 का प्रॉफिट था, 50,000 का 30% बनता कितना है? 15,000। लेकिन करंट टैक्स कितना था? 13,800 था कि नहीं था? 1,200 का क्या था? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी था कि नहीं था? तो करंट टैक्स लायबिलिटी और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी दोनों को ऐड करके 15,000 का टैक्स एक्सपेंस आएगा, ठीक है ना? 15,000 का टैक्स एक्सपेंस आएगा, समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो करंट टैक्स लायबिलिटी और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी दोनों ऐड होके टैक्स एक्सपेंस में शो होता है, और डेफर्ड टैक्स एसेट हुआ तो लेस हो जाएगा, और क्या। चलिए ओके सर, P&L में कितना जाएगा भाई? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 1500, ओपनिंग में कुछ था नहीं तो P&L में 1500 जाएगा। 3,000 ओपनिंग में 1500 था, इसका मतलब इस बार क्रिएट कितना किया? 1500। क्लोजिंग 4500, ओपनिंग में 3,000 था, इस बार क्रिएट कितना हुआ? 1500। क्लोजिंग 6,000, ओपनिंग में कितना था? 4500, मतलब इस बार और क्रिएट कितना हुआ? 1500। ये P&L में जाने वाला अमाउंट। और फिफ्थ ईयर में क्लोजिंग नील, ओपनिंग कितना? 6,000, इसका मतलब 6,000 क्या होगा? रिवर्सल, रिवर्सल ऑफ डीटीए। और डीटीए के रिवर्सल के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। डीटीएल तो क्या होता है, ऐसे ही जनरेट हो जाएगा, लेकिन डीटीए अगर आप जनरेट करते हो, डीटीए जनरेट करने के लिए, डीटीए को जनरेट करने के लिए कुछ कंडीशन होती है। डीटीए मतलब क्या कहते हैं? फ्यूचर में टैक्स सेविंग होगा, फ्यूचर में आपको टैक्स कम देना पड़ेगा, यही तो होता है डीटीए मतलब। आज आपने ज्यादा दे दिया मतलब फ्यूचर में कम देना पड़ेगा। फ्यूचर में टैक्स सेविंग होने के लिए आपके पास फ्यूचर में प्रॉफिट भी होने चाहिए। प्रॉफिट ही नहीं होगे तो टैक्स कहां से कम दोगे गवर्नमेंट को? मान लो लॉस होने लग गया, लॉस होने लग गया तो लॉस है तो टैक्स गवर्नमेंट भी नहीं मांगेगी, तो टैक्स आगे तुम कभी सेव कर पाओगे? इस टैक्स जो आज तुमने एडवांस टैक्स दिया उसको क्या तुम, एक्स्ट्रा टैक्स दिया उसको क्या तुम आगे एडजस्ट करा पाओगे? नहीं करा पाओगे। तो आगे कल पढ़ाऊंगा क्या कि डीटीए क्रिएट करने के लिए तुमको क्या जरूरी है? कुछ कंडीशंस को पूरा करना जरूरी है, चेक करना जरूरी है कि फ्यूचर में प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, तभी क्रिएट कर पाओगे, अदरवाइज डीटीए क्रिएट नहीं कर पाओगे। S22 वालों ने तो इसको पढ़ा भी है, वहां पे तो और जरा डेप्थ में पढ़ा था कि वर्चुअल सर्टेनिटी है या रीजनेबल सर्टेनिटी है वगैरह। यहाँ पे तो सिंपल नॉर्मल है कि प्रॉफिट है अगर फ्यूचर में तब डीटीए क्रिएट करो, अदरवाइज मत करो। खैर अभी एग्जाम्पल होने बहुत बाकी है, ये कोई 1-2 नहीं है, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो देखेंगे, कल सीखेंगे 1 by 1। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।